नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के जिन मुख्यमंत्रियों पर भी क्रिमिनल केसेस हैं, यानी जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, उन्हें आज रात नींद नहीं आएगी। और नींद ना आने वालों में एक बड़ा नाम है, चंद्रबाबू नायडू, नायडू बाबू। नींद इनको भी नहीं आएगी क्योंकि नायडू साहब पर भी कई गंभीर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अदालतों में पेंडिंग है, कई मामलों में वो जमानत पर है। और नींद इसलिए नहीं आएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कल ही नायडू बाबू को जेल डाला जा रहा है। नायडू बाबू को नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आज ब्लैक एंड व्हाइट में उन्हें मोदी और शाह के इरादे पता लग गए, मोदी और शाह की सोच पता लग गई, प्लानिंग पता लग गई। अब दोस्तों, नायडू बाबू की बात तो आगे इस वीडियो में मैं करूंगा कि क्या वाकई नायडू बाबू को ब्लैकमेल कर रही है गुजरात लॉबी, क्या उन पर जबरन दबाव डाला जा रहा है, और क्या नायडू बाबू कंप्रोमाइज करके मोदी और शाह के साथ चल रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि बुधवार को ऐसा क्या हुआ कि जब मिस्टर अमित शाह एक बिल लेकर सदन में गए, लोकसभा में गए, तो तूफान मच गया। अब असली प्लान तो मोदी जी का था, लेकिन ये जो बिल है इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी संसद पहुंचे, लोकसभा है। अब ये जो बिल है इसमें कहा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री या इवन प्रधानमंत्री, यानी कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, अगर उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, गंभीर मामला दर्ज होता है और वो जेल भेजा जाता है, अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है, और अगर उसे 30 दिन में अदालत जमानत नहीं देती है, यानी 30 दिन के अंदर अगर वो मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आता है उस मामले में, तो फिर जो गवर्नर साहब हैं वो इस्तीफा मांग सकते हैं, उससे इस्तीफा ले सकते हैं, सीधे इस्तीफा ले सकते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बर्खास्त हो सकता है। और इस खेल की सारी चाबी उसी के पास होगी जो गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। यानी सारा खेल मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का, अब अगर ये कानून बनता है तब मिस्टर मोदी के पास होगा, मिस्टर शाह के पास होगा। अब शाह साहब ने जैसे ही लोकसभा में ये बिल पढ़ना शुरू किया कि साहब हंगामा मच गया। बहुत से सांसदों ने, हर पार्टी के, एनडीए छोड़ दिया, हर पार्टी के सांसद ने, बहुत से सांसदों ने बिल फाड़ने शुरू कर दिए और अमित शाह के मुंह पर बिल फेंकने लगे। और केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी जी के खास सांसद, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शाह साहब आप अपना इतिहास मत भूलिए, आप भी अरेस्ट करके जेल भेजे गए थे, ये मत भूलिए। और उधर समाजवादी हो या तृणमूल हो, सब के सब ने अमित शाह पर चढ़ाई कर दी। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। अब जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष तो भुक्तभोगी है, और इसीलिए शायद गुस्सा उतारा था अमित शाह पे, क्योंकि विपक्ष जानता है, इस देश का विपक्ष जानता है कि मोदी जी का जब मन किया, या यूं कहिए मोदी जी की ईडी और सीबीआई का जब मन किया, तब उसने किसी मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। जेल में डालना एक तरह से आप कह सकते हैं एक कप चाय की तरह था, ईडी के लिए, मोदी के लिए, शाह के लिए। लेकिन इस बार मामला 2 कदम आगे है, क्योंकि अब तो सारा खेल 30 दिन में ही हो जाएगा। 30 दिन में अगर जमानत नहीं मिली तो मुख्यमंत्री बर्खास्त, और जो लोग जमानत पर चल रहे हैं उनके लिए तो और भी मुसीबत है। जमानत कटी, दुर्घटना घटी, यानी मुख्यमंत्री सीधे बर्खास्त हुए। और सच्चाई ये है कि नायडू बाबू भी जमानत पर ही चल रहे हैं, कई गंभीर केसेस में जमानत पर चल रहे हैं, शाह और मोदी जी के रहमो करम पे चल रहे हैं। जमानत कटी, दुर्घटना घटी नायडू बाबू के साथ। पहले जरा मनोज झा साहब, जो आरजेडी के सांसद हैं, इनकी सुन लीजिए क्या नसीहत दे रहे हैं मिस्टर नायडू को, फिर आगे बढ़ते हैं। संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूं चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को, संभल के रहिए। और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। अब दोस्तों, इस बिल से
हालांकि इसका कानून बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बिल से या मिस्टर शाह और मोदी के इस इरादे से नीतीश बाबू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके आदमियों पे पड़ सकता है, उन पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन पर वैसे भी कोई भी गंभीर आपराधिक मामला नहीं है। नीतीश कुमार की सेहत नासाज हो, वो जैसे भी हो, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का चार्जेस नहीं, और ये हमें कहना चाहिए, चाहे उनकी जो भी विचारधारा हो। नीतीश कुमार पर कोई केस नहीं, याद रखिए। लेकिन अगर आप नायडू बाबू को देखते हैं, जिनकी बैसाखियों पर भी मोदी जी चल रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में बीजेपी के बाद, 16 सांसद हैं। नायडू बाबू दरअसल सच्चाई ये है कि ज़मानत पर हैं, और अगर आप उन पर केसेस देखेंगे, लंबी लिस्ट, लेकिन कुछ केसेस हैं, जैसे एपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का केस है। इसमें चार्जशीट फाइल हुई थी, सीआईडी ने करी थी 2024 में, नायडू को बेल मिली थी। ईडी से कुछ जुगाड़ लगा के उन्होंने क्लीन चिट लेने की कोशिश करी, लेकिन केस चल रहा है। एक और केस है एपी फाइबर नेट प्रोजेक्ट केस, सीआईडी ने इस पर भी चार्जशीट फरवरी 2024 पिछले साल, और नायडू को मुख्य आरोपी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल का मामला चल रहा है। अमरावती इनर रिंग रोड, ये भी एक स्कैम था, काफ़ी बड़ा स्कैम है। अमरावती जो एक नई कैपिटल, एक नई राजधानी बना रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है नायडू बाबू का, इसमें भी सीआईडी ने चार्जशीट फाइल की है। एक और केस है अमरावती असाइंड लैंड स्कीम, और इसमें भी चार्जशीट फाइल है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का केस है, और इसमें भी एक तरह से आप कह सकते हैं मामला पेंडिंग है, लंबित है। तो कई मामलों में मिस्टर नायडू फंसे हुए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री, वो जब सीएम थे और उन्होंने जब मुकदमे ठोकने शुरू किए चंद्रबाबू नायडू पर लोकसभा चुनाव से पहले, तो कई मुकदमे ऐसे थे जहां दिल्ली से फ़ोन गया था। और आप समझ जाइए दिल्ली से किसका फ़ोन गया होगा जब ये मुकदमा दर्ज हुआ होगा और नायडू बाबू जेल भेजे गए होंगे। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नायडू बाबू ज़मानत पर चल रहे हैं, और ज़मानत अगर कटी, कोई नया मामला आया, तो दुर्घटना घट सकती है। यानी एक तरह का प्रेशर है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही मिस्टर नायडू जेल चले जाएंगे, कल ही ये कानून बन जाएगा। एक प्रेशर है, और राजनीति में ब्लैकमेल इसी तरह से होता है, मैसेजिंग करके। अब दोस्तों जरा इस बिल की टाइमिंग देखिए, या अमित शाह के खेल की टाइमिंग देखिए। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है तभी ये बिल लाया जा रहा है, और इस बिल को इसलिए लाया जा रहा है, मैसेज तो सभी मुख्यमंत्रियों को है, सभी मंत्रियों को, गडकरी जी को भी है वो मैसेज, राजनाथ सिंह को भी है, शिंदे को भी है वो मैसेज, जो है वो पवार पर भी है, अजीत पवार को भी है, सबको मैसेज है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के बीचों बीच ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। विपक्ष ने नायडू बाबू के पुराने दोस्त, जो कभी तेलुगु देशम को एडवाइस भी करते थे, 80 और 90 के दशक के दोस्त, एक मशहूर वकील रेड्डी साहब जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, उनको उम्मीदवार बना दिया। यानी नायडू के पुराने आदमी को उम्मीदवार बना दिया। अब बीजेपी को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी है और कहीं इशारों में खेल हो जाए, पता चला नायडू बाबू के बहुत से सांसद रेड्डी साहब को वोट देते हैं क्योंकि तेलुगु प्राइड का मामला है। एक ऐसा भी डर है, ये चर्चा हो रही है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को ही आप असली मोटिव ना समझिए, मकसद और भी बहुत बड़े हैं मिस्टर शाह के और मिस्टर मोदी के। और आज इसीलिए मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया, दो खास पत्रकारों को बुलाया। बल्कि विनोद शर्मा साहब 40-50 बरस से पत्रकारिता कर रहे हैं दिल्ली में, उनसे बातचीत होगी और बहुत साफ बातचीत होगी। और उमाकांत जी को इसलिए बुलाया क्योंकि नायडू बाबू की जो राजनीति है, जो सियासत है, नायडू बाबू कब क्या चाल चलते हैं, बड़ी लंबी रिसर्च है उमाकांत जी की, 1996 से जानते हैं। इन दोनों एक्सपर्ट को सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी कि क्या ये जो प्रेशर है नायडू पर है या ये प्रेशर हर मुख्यमंत्री पर है, हर मंत्री पर है। लखेड़ा साहब, ये जो अमित शाह बिल लेके आए, ये जो विधेयक लेके आए, जो नया कानून बना रहे हैं, नजर किस पर है, संदेश किसको है, मैसेज किसको है? क्या नायडू बाबू को कुछ मैसेज दे रहे हैं? वो नायडू बाबू जो पहले भी जेल जा चुके हैं, ये किसको डराने की कोशिश है? अमित शाह किसको डराना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिन एट होम। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो चूंकि बैसाखियों पर सरकार है और बैसाखियों ने अगर दरी खींच ली तो ये सरकार 24 घंटे के अंदर गिर सकती है। और
कम से कम 30-40 एमपीज अगर पलट जाते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो हालत खराब हो जाएगी। और जो माहौल है, जो अविश्वास है, जी। जो ट्रस्ट डेफिसिट है एनडीए अलायंस में और बीजेपी के बीच में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, आप इसकी टाइमिंग जी हाँ। देखिए कि इस वक्त लाने की कोई आंदोलन हुआ देश में, कोई इलेक्शन का मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, ये कोई नहीं। पार्लियामेंट में मामला उठा है। देखिए, कौन नहीं चाहता कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। निशाने पे कौन है, किसको डराया जा रहा है, देखिए, ये जानना चाह रहा हूं, उस पर आइए। ये जी। निशाने पर साफ सी जाहिर सी बात है कि आप टाइमिंग देखिए, निशाने पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अब तक ये विपक्षी पार्टियों को डराते थे, अब विपक्षी पार्टियां लग रहा है कि ज्यादा सेफ महसूस करें अपने को, क्योंकि ये जो टाइमिंग्स है, टाइमिंग बहुत क्लियर है कि ये चंद्रबाबू नायडू को डराने की सीधी कोशिश है, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं। और देखिए, जगनमोहन रेड्डी क्या बोल रहा है, जगनमोहन रेड्डी लगातार इस इश्यू को उठा रहा है, बीजेपी के लोगों को एक ही बात कर रहा है वो, कि देखिए हमने इनके खिलाफ केसेस किया, इसको आदमी को अरेस्ट किया, आपके साथ रह करके दूध का धुला बन गया। तो जो केसेस जगनमोहन रेड्डी ने लगाए थे, वो केसेस की फाइल खोलो, यही तो प्रेशर है और क्या है भाई। केसेस तो ऑलरेडी पेंडिंग है, विड्रॉ तो किए नहीं चंद्रबाबू के खिलाफ, जो केसेस है वो तो अभी पेंडिंग है ना। तो साफ सी बात है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन को जितवाना और आगे की नाव को आगे ले जाना। क्या विनोद जी, आपको लगता है कि जो सरकार है, जिस तरह के कानून बनाना चाहती है, जिस तरह के बिल लाना चाहती है, डराना चाहती, क्या धीरे धीरे मोदी और अमित शाह या ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है? ये एक इसका जो कंडक्ट है तानाशाह की तरह है, ये तानाशाह की तरफ ये देश बढ़ रहा है, तानाशाही की तरफ? ऐसा है, मैं डिसएग्री करता हूँ उमाकांत से। देखिए, बात यह है कि ये सरकार खुद डरी हुई है। ओके। क्या डराएगी? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। दोनों हाउसेज में है नहीं इनके पास। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये हो सकता है कि उनको पता है कि विपक्ष इसका विरोध करेगा और हम कहेंगे कि हम जो है करप्शन से लड़ना चाहते हैं, और जो विपक्ष है वो रास्ते में आड़े आ रहा है। इनके पास है ही नहीं नंबर्स भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। और मैं देख रहा हूं कि सारा तमाम मीडिया धनाधन डिस्कशन कर रहा है इस पे। अगर नायडू भी साथ रहे और नीतीश भी साथ रहे, तब भी हैसियत नहीं है। तो ये भी अब मैं समझता हूं कि देखना पड़ेगा कि अगर ये करते हैं ऐसा जी, तो इनका एक इंटेंट तो प्रूव होता है ना दीपक, कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी सोच कैसी है। वो सोच से मैं समझता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को विचलित होना चाहिए। वो जो सोच है, और सोच क्या है कि कोई भी मुख्यमंत्री है उसको हम मार्चिंग ऑर्डर दे देंगे, अगर वो 3 में, और उसको 30 दिन हम जेल में रख लेंगे। विनोद जी, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि भाई ये जो कानून लाने की कोशिश हो रही है, ये विपक्ष को डराने के लिए नहीं। आपने कहा कि मोदी और शाह खुद डरे हुए हैं, ये सरकार खुद डरी हुई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मोदी और शाह जो हैं, किससे डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? थोड़ा इस पर भी तो रोशनी डाल दीजिए साहब। ये आपको उमाकांत ने बताया तो है, बीजेपी के भीतर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। लोग खुश नहीं है जिस तरह से निजाम चल रहा है। 2 लोग चला रहे हैं और बड़े बड़े नेता मूक दर्शक हैं, अंदर बैठे हुए हैं। आज के दिन आप मुझे बताइए कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की क्या हैसियत है। हम इसमें निर्मला सीतारमण वगैरह को नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल हैवीवेट्स नहीं है। ये सरकार का ग्राफ परमानेंटली गिर रहा है, और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बदनाम किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बदनाम किया है, क्योंकि जब आरोप ईसीआई पे लगते हैं और जवाब आते हैं इनकी तरफ से, तो कोई अच्छा परिदृश्य नहीं होता। उसी तरह से जिस तरह से उपराष्ट्रपति को चलता किया, अब नया इलेक्ट करना चाहते हैं, इससे कोई अच्छी तस्वीर उभर रही है क्या इस सरकार के बारे में? आज के दिन सरकार जो है, उसके लिए एक शेर है पुराना कि तलातुम में फंसकर पकड़ता हूं मौजें, भंवर में फंसकर
पकड़ता हूँ मौजें, समझता हूँ दामाने साहिल यही है। तो ओके, उसको लगता है कि ये जो हमने ये भंवर ही किनारा है। यही किनारा है, साहिल ही किनारा है। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है मोदी जी की, साल भर के अंदर आपको ऐसा लग रहा था 2024 में जब नतीजे आए थे, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली थी, तो क्या आपको लग रहा था कि 11-12 महीने में यानी साल भर में ही इस सरकार की कलई उतरने लगेगी? क्या आपको लगता है कि ये सरकार मुश्किलों से घिरी है और मोदी जी के लिए 5 साल काटना बड़ा मुश्किल होगा? ऐसा है, जब आदमी की उम्र हो जाती है ना, तो जब उसकी सेहत गिरनी शुरू होती है तो एकदम गिरती है। सरकारों के साथ भी वैसा ही होता है, जब सेहत गिरनी होती है तो एकदम गिरती है, और सेहत गिर रही है सरकार की। और मुझे लगता है कि उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स हैं उनका भी एक दबाव है, उसका एक बहुत भारी, सरकार आज के दिन अपने कंधे पे बड़े बोझ लेकर चल रही है। कुछ पता नहीं कि जो बातचीत चल रही है डोनाल्ड ट्रंप में और रूस में, उसका क्या नतीजा निकलेगा। क्या हम लोगों को सस्ता तेल खरीदते रहेंगे, क्या हम रूस से और बेचते रहेंगे मार्केट में, जैसा कि आरोप है। ये आरोप है हम पर कि सस्ता तेल खरीद कर और हम मार्केट में बेच रहे थे, थैंक्स टू मिस्टर अंबानी। और अंबानी का नाम किससे जुड़ता है ये आप जानते हैं। देखिए, कई स्तर पे इस सरकार की बदनामी हो रही है, और ये सरकार जो है उसने सोचा कि अपनी बदनामी दूसरों को ट्रांसफर करने का एक अच्छा तरीका है कि एक हम ये कानून ले आए और इसका विरोध करेंगे। इनके पास आंकड़े नहीं है, ये कानून पास ही नहीं हो सकता बिना संपूर्ण विपक्ष की सपोर्ट के जी। तो ये जो है, ये एक, मैं समझता हूं कि एक अपनी खाल बचाने के लिए या ध्यान आकर्षण करने के लिए। ये तो रियल बाउट नहीं है, बॉक्सिंग बाउट। ये एक स्पारिंग पार्टनर के साथ खेला गया बाउट है, नुमाइशी बाउट है, नूरा कुश्ती है। और मैं समझता हूं कि ये चलेगा नहीं। अभी तो वो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में चला गया है, अब तो टल गया, और कल के बाद इसकी बातचीत नहीं होगी। कल तक ही है सदन की सीमा मॉनसून सेशन की। देखिए, असली खेल, असली पता चलेगा इस सरकार की सेहत के बारे में और इसकी लाइफ की लॉन्जिविटी के बारे में। वो नतीजे जो बिहार में आ रहे हैं, बिहार से आएंगे, वो बताएंगे। और बिहार से जो हमें खबरें आ रही हैं, वो जो है बड़ी चिंताजनक खबरें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ना सिर्फ वहां पर जो नारा सिर्फ ये नहीं चल रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, वहां नारा चल रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ओके, पता लगाइए जी। इसलिए नारा वही चल रहा है। बिहार अगर महागठबंधन बोल दिया प्रधानमंत्री, वैसे थोड़ी बोल दिया तेजस्वी ने प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। वो देखिए, ये नेता लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपने आप को जनता के सेंटिमेंट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और जो आज के दिन हम देख रहे हैं, वो बिहार की जो स्थिति है आज के दिन, उसके चलते आप देखेंगे कि जैसे जैसे वहां का चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे आपको केंद्र की सरकार ज्यादा विचलित होती हुई नजर आएगी। तो विनोद शर्मा कह रहे थे कि बिहार बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, निर्णायक होने जा रहा है, और बिहार में नारे लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी बनेंगे और प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी बनेंगे। इस तरह के नारे वहां पर पब्लिक लगा रही है। जबरदस्त जो है समर्थन है, आप कह सकते हैं भीड़ का समंदर साथ में चल रहा है तेजस्वी राहुल के बिहार में। विनोद शर्मा का ये कहना था कि बिहार अगर हाथ से निकला मोदी और शाह के, तो मोदी के लिए दिल्ली में स्थिति और ज्यादा विकट होगी और ज्यादा भयावह होगी। मैं जरा नायडू बाबू पे आता हूं, क्योंकि नायडू बाबू एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से ये सरकार चल रही, जिनकी बैसाखियों पे। मैं ये जानना चाह रहा था लकेड़ा साहब, क्योंकि आप तो इस पूरे बिल को बहुत भीतर से देख रहे हैं। आपने कहा कि नायडू बाबू पे मुकदमे हैं, नायडू बाबू पे सीबीआई का भी घेरा है, इनकम टैक्स का भी घेरा है, उनके पीछे ईडी भी है, पैसे वाले हैं, सबसे पैसे वाले नेताओं में एक हैं देश में, उनके अपना बिजनेस भी है। क्या नायडू दिल से मोदी के साथ नहीं है, बल्कि इसलिए मोदी के साथ हैं क्योंकि वो जेल गए थे नायडू, और उन पर अभी भी कई मुकदमे हैं? क्या एक ब्लैकमेल की स्थिति है
कंप्रोमाइज है नायडू का मोदी से? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू ने जो भी फैसला किया, चुनाव के 2 महीने पहले वो एनडीए के हिस्सा बने। पहले वो एनडीए के हिस्सा नहीं थे। वो 2 कांग्रेस के बार साथ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को डिच कर चुके हैं। वो तीसरी बार डिच करने का मौका कभी आएगा आने वाले महीनों में, लेकिन वो कभी भी उनके सामने बड़ी टिपिकल सिचुएशन थी कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव भी एक साथ हुए। तो उनको जो केंद्र में सरकार होगी, उस सरकार से उनको एक वर्किंग रिलेशनशिप स्थापित करना उनकी मजबूरी है। उनके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है, इतनी बड़ी विल पावर नहीं है जो ममता बनर्जी के अंदर है, या जो लालू प्रसाद की पार्टी में है, या जो जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला में है, या डीएमके में है, या कम्युनिस्ट पार्टी में है केरला की। वो एक किस्म से अपने को वो अकेले हो गए जब उनको लगा कि मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि अगर 15 सीटें 20 सीटें आ जाती और हंग लोकसभा हो जाती और जहां चंद्रबाबू नायडू जाते वहां सरकार बनती, तो चंद्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति होते जो अपने 16 एमपीज के साथ में वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा देते। लेकिन क्योंकि इनके नंबर कम आ गए, और नंबर इसलिए कम आ गए कि आपको पता ही है कि कैसे कैसे इन्होंने किया। खेल हुआ और जी, हाँ। जो मेरी रिपोर्ट्स है कि 15 सीटों में आंध्र प्रदेश में भी घपला है, तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी ऑब्लाइज किया। वो ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले खुद ही ऑब्लाइज हुए, इन्होंने उनकी भी सीटें संख्या बढ़ाई ताकि उनके जो नंबर है वो नंबर बढ़ जाए। लेकिन रिश्ता कंप्रोमाइज का है सिर्फ? देखिए, कंप्रोमाइज है बिल्कुल। ये जो ऐसी शादी जो कॉम्प्रोमाइज करके दिन काटने हैं, जब तक कटे तब तक कटे। मैं आपको बता दूं कि अगर ये सरकार अगर अपनी बोझ से गिर जाएगी तो चंद्रबाबू नायडू इसको बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे। चंद्रबाबू नायडू का पूरा जो टारगेट है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और अभी वो 74 साल के हैं, वो 78 साल के हो जाएंगे। और ये जो सीन है चंद्रबाबू नायडू का, वो बहुत टेम्परेरी सीन है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल टेम्परेरी है। चंद्रबाबू नायडू लंबी रेस के घोड़े रहे हैं, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल रिवाइवल जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए नहीं किया है। वो अभी अगर रिवाइव हुए हैं पॉलिटिकली, वो फिनिश हो गए थे पॉलिटिकली जब वो जेल गए थे, 6 महीने 5 महीने जेल में रहे, तो वो सबसे बुरा दौर था उनकी पॉलिटिक्स का। तो ये रिवाइवल है, और रिवाइवल वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से नहीं हुई, क्योंकि वो केंद्र में एक सरकार थी बीजेपी की, उसकी वजह से उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था कि जिसके साथ वो दोस्ती करते। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप में वो बीजेपी के साथ मजबूरी में है, बेहद मजबूरी में ये कह सकते हैं। जी 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 लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि नायडू के पास कोई विकल्प नहीं था, जेल में थे, बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली, आज भी कई मुकदमों में फंसे हुए हैं। अमित शाह जो मुख्यमंत्रियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं इस नए कानून के जरिए, इस बिल के जरिए, उनका इशारा नायडू बाबू की तरफ है। नायडू बाबू सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में मोदी शाह के साथ हैं। लखेड़ा साहब का कहना है कि जिस दिन उनको लगेगा कि ये सरकार कमजोर हो रही है, उसी दिन उसी पल नायडू ये साथ छोड़ देंगे और वो भविष्य तलाशेंगे कांग्रेस में। कांग्रेस के साथ वो पहले भी रहे। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ जो विनोद शर्मा साहब अभी थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।